We get to hear about Tushar. अपनी चैट में अपनी माँ को बोला कि आई वॉन्ट टू कम बैक, बट द मदर इज सेइंग जस्ट करो एडजस्ट करो, जब तक वो मर नहीं जाती ना। उनके अंदर नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हस्बैंड कैन बीट यू। यंग बच्चे भी कह रहे हैं लड़की ने जीन्स पहनी है तो उस तो हो ही सकता है ना। The cockroach party. आपका क्या ओपिनियन है मैम? मुझे लगता है हाईजैक कर लिया गया। जिसने शुरू किया वो भी बाहर बैठे हैं, जी को बढ़ावा भी दे रहे हैं। नेपाल को देखो, उसके एग्जाम्पल लो। खुराफाती सही सवाल है आई गेस, बट व्हाट इज योर आप मैसेज? काफी खुरापाती सोचते हो मुझे लगता है। सरकार ने सिखाया मैम। योर ओपिनियन अबाउट मिस्टर केजरीवाल? Came alone, sat with him for 4 days कि हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। आम आदमी जो कहता है अपने आप कि अपने लिए महल क्रिएट कर लिए, क्योंकि वो पावर हंगरी हो गया। शातिर और चालाक निकला इंसान। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। At a time like this, बहुत कुछ हो रहा है देश में. Of course, I want to talk about women issues, but a bigger umbrella has emerged in the shape of a cockroach, the cockroach party. अब मजाक है या जो भी है, it has gained a massive following. आपका क्या ओपिनियन है मैम? How do you see this? एक्चुअली मैंने अभी बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचा नहीं। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ जैसे सब पढ़ रहे हैं, और ये शुरू तो हुआ एक स्टेटमेंट से, चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट से, लेकिन इसको मुझे लगता है हाईजैक कर लिया गया। अच्छा। जिसने शुरू किया वो भी बाहर बैठे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सोच से, एक पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं, और वो ऑपोजिशन में है। ये जितना बढ़ा चढ़ा कर ये बात हो रही है, मुझे लगता है जिस चीज के लिए होना चाहिए था, अगर सच में ये यूथ से संबंधित था तो वो मुद्दे उठाए जाते, और यूथ ही होते इसके सारे जो भी इसके मेंबर्स होते। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि एवरीबडी एंड एनीबडी इज जंपिंग इन दिस, एंड निखल जैसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। चाहे अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए कर रहे हो। कुछ पॉजिटिव निकलता इसमें से, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव चीजों पे चर्चा होती और उस चर्चा में सभी भाग ले सकते, ना कि केवल गवर्नमेंट को टारगेट करने की बात होती। इसमें ज्यादातर जो बात निकल के आ रही है टारगेट करने वाली बात है, और ऑपोजिशन के लोग भी जो मुझे लगता है अपनी अपनी पार्टी से भी डिसग्रंटल्ड हैं, हार चुके हैं। और रिसेंट इलेक्शंस में तो ऐसा बहुत सारी हुए हैं कि लगता है उनको कि हमारी पार्टीज ही खत्म हो जाएंगी। तो वो लोग सारे, उनको कोई एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वो यूथ के कंधों पर टारगेट कर सकते हैं सरकार को। और जब हम यूथ की बात करते हैं तो लोगों को सच में लगता है कि हम फ्यूचर जनरेशन जेनजी की बात कर रहे हैं, और जेनजी शामिल है। और रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स जो हार चुके हैं वो जेनजी को बढ़ावा भी दे रहे हैं कि सी नेपाल को देखो, उसके एग्जाम्पल लो। That is a dangerous comparison. और उस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो बात ठीक है, हमें यूथ को डायलॉग का हिस्सा बनाना चाहिए। दे शुड बी पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। जहां उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सुनना भी चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए, और एक डायलॉग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां क्लियरली हम लोग बात कर सकें। अगर उसकी कमी दिखती है तो एक क्लियर प्लेटफॉर्म होता वो, लेकिन वो केवल एक टारगेट करने वाली चीज बन जाए। मुझे लगता है इसको, ये जिन्होंने अपनी उस सोच से बनाया कि शायद यूथ को वो इकट्ठा कर सकेंगे, उनके लिए भी डेंजरस है, क्योंकि कोई और हाईजैक कर रहा है उनका ये सारा सिनेरियो। फिर से मैं कहूँगी जो इसमें पार्ट बन रहे हैं वो ज्यादातर अपने इंस्टा फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और इस बढ़ भी रहे हैं। हमने देखा कि कितनी जगह, एक जगह बैन हुआ उनका तो सेकंड में ही 50 लाख तो एकदम से बन गए फॉलोअर्स दूसरे ही दिन। तो इसका फायदा उठा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में, लेकिन इसमें कुछ निकल के आने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम भारतीय जो हैं, हम काम पे भरोसा रखते हैं और काम करना भी चाहिए। इन सब चीजों में निकल के नहीं आता है कुछ भी। हम नेपाल नहीं है, नेपाल इज अ डिफरेंट कंट्री।
we are Indians, and Indians believe, and most of the Indians, and in recent election you have seen that they believe in the leadership. मैम मुझे ऑनेस्टली अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, मुझे जो लग रहा है इसमें एक मजाक की तरह ही स्टार्ट करा होगा किसी ने. दिस इज माय अजम्पशन, आई डोंट सी अ कॉन्स्पिरेसी. मजाक की तरह स्टार्ट हुआ बट बड़ी बात बन गई. और मैम बड़ी बात वो शायद इसलिए बन गई क्योंकि इट मस्ट हैव स्ट्रक अ रियल नर्व. एंड द रियल नर्व इज एक तो हमारे को बेइज्जती फील हुई, थोड़ी हमारी बेइज्जती कर दी गई, तो एज अ कलेक्टिव जनरेशन इतने बुरे भी नहीं है हम. दूसरा, हम अनएम्प्लॉयड हैं और हमारी प्रॉब्लम्स की कोई ऐसी आवाज है नहीं. एंड वी सी as the youth, I'm just trying to be the devil's advocate here, we see that all of you big people, this older generation, this leadership, you don't care about us. You don't seem to worry about our unemployment. You don't seem to worry about this AI wave that is going to wipe us clean. You don't seem to worry about the fact that our rents are higher than our salaries. आप कौन सा देश हमारे लिए छोड़ के जा रहे हो? ये डिसग्रंटल में फ्रस्ट्रेशन मेरे को फील हुई, जेन्युइन. इस पे आप सोचते नहीं हो कि पहली बात तो आप बड़े लोग, वी आर नॉट, स्पेशली इफ यू सी माय टाइप ऑफ पीपल, वी आर नॉट बड़े लोग. हम लोग बहुत जमीन से उठ के आए हैं, बहुत रगड़े खा के आए हैं. एक कर्नल की बीवी हूं मैं. उसी फाइनली मुझे उसी पेंशन पे निभाना है वो, क्योंकि मेरी पेंशन भी नहीं होगी, मेरी पेंशन तो नाम मात्र की होगी. सो फर्स्टली दैट. Secondly, we also have children which is Gen Z, same generation. They are also into they are earning, काम करते हैं. कोई किसी का बिजनेस नहीं है, किसी की राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं है, तो वो नौकरी करते हैं, वो भी AI के शिकार हो सकते हैं. एंड why can you think कि हमें वो परवाह नहीं है कि AI क्या ले जाएगा? क्या हम लोग बात नहीं करते? हमारी कमेटी मीटिंग्स में AI पे चर्चा हुई, हमारी पार्लियामेंट की मीटिंग्स में, या हमारे इवन राज्यसभा में ये मुद्दे उठे, पार्लियामेंट में उठे हैं ये 0 आवर्स में, वैसे कई बार कि इस पे क्या किया जाए. और लीडरशिप उस पे पूरी तरह से कि अब अगर AI आ रहा है तो उससे भागना नहीं है, उसको ही लर्न करके आगे कैसे बढ़ना है, उसी में जॉब्स कैसे क्रिएट करने हैं, इस पे सारा काम हो रहा है. मिनिस्ट्रीज में काम हो रहा है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को ना गलत नजर से जो लोग देखते हैं वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं. पॉलिटिक्स इज नॉट कि हम लोग अपने घर बना रहे हैं और हम अपना सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. दिन रात, और आज की जो पॉलिटिक्स है 24 घंटे का काम है, सुबह से उठकर रात तक हमें पता नहीं है कब. और हम अपने घर के लिए नहीं काम कर रहे, हम पॉलिसीज, स्कीम्स, जनता के लिए क्या प्रॉब्लम्स है उसी पे काम कर रहे हैं. और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं पार्लियामेंट में और मिनिस्ट्री में. हमारी सोच बिल्कुल डिफरेंट है. हाँ, कहीं पे पोजीशन पूरे वर्ल्ड में, ये अभी मेटा ने ले ऑफ किया अमेरिका में, कितनी बड़ी संख्या में, वो भी यूथ था ना अमेरिका का. ऐसे ही हर जगह बिकॉज ऑफ दिस वॉर. एंड सेकंड इज AI. ये ट्रांजिशनल पीरियड है. जब कंप्यूटर आया था तब लोगों को लगा था कि सारे जॉब्स खा जाएगा, हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जॉब्स नहीं. और इंडिया कैसे उभरा? इंडिया वॉज हब एंड इज हब. IT सेक्टर में इंडियंस एंड इंडियन यूथ पूरे वर्ल्ड में है, काम कर रहे हैं. ये नई चीज है, इसमें एप्रीहेंशंस होती हैं, और कोई अननोन चीज होती है जब तक, तब तक एप्रीहेंशंस होती हैं. द मोमेंट वी विल गेट होल्ड ऑफ दिस थिंग, आई थिंक इंडियंस विल बी अगेन फ्लरिशिंग इन दिस AI ऑल्सो. अभी ठीक है, चाइना और अमेरिका इसमें है कर रहे, हम थोड़ा पीछे हैं, बट गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस. दे आर इनटू मैनेजिंग स्किल, कैसे यूथ AI में जाए, इस पे काम हो रहा है. Give us some time. You will see that Indian youth will be doing good in this also. दूसरा, ये वॉर के कारण, वॉर एक नहीं है, कितनी चल रही हैं, और उसके कारण वर्ल्ड ओवर, चाहे वो मार्केट्स हों किस तरह से गिर रही हैं, चाहे जॉब्स जा रही हैं, लोग वापस घर को आ रहे हैं, कितनी कंट्रीज से वापस आ रहे हैं, उनको जॉब्स की प्रॉब्लम है. अगेन दिस इज ट्रांजिशनल पीरियड, डिफिकल्ट टाइम्स. We are, everybody is working towards it. अभी PM नेशन से एक होके आए हैं, कितनी तरह के बिजनेसेस इंडिया के लिए लेके आए हैं. Everybody is thinking about it, or it is not only about India. And I would like to talk to Indian youth
that have some patience, अपने स्किल को वो रखिए तैयार करके, और ये जॉब्स आपके ही होंगे। एआई में भी जॉब, एआई भी बहुत आगे तक नहीं जा, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है वो ह्यूमन इंटरवेंशन ही है, वहाँ एआई नहीं कर सकता। लेकिन एआई को भी तो ह्यूमन ही चलाएंगे ना, वो जॉब्स भी तो ह्यूमन के पास ही होंगे। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करना है, बस यही है। आज ही मैं पढ़ रही थी, जिसने एआई टूल बनाया उसी का वो उस टूल के कारण जॉब चला गया। ये भी हो रहा है। लेकिन देन शी हैज टू, दैट लेडी हैज टू वर्क ऑन अनदर टूल, बिकॉज वो टूल्स तो बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टूल पे जाके खत्म हो गया, हमें बनाते ही रहना है। और कई सारी चीजें जो ह्यूमन ही कर सकते हैं वो एआई नहीं कर सकता। तो यस, डिफिकल्ट टाइम्स अगेन आई विल से, बट वी शैल ओवरकम इट। मैम एक चीज मेरे को अगेन दिमाग में आती है, व्हेन आई थिंक अबाउट द यूथ, और वो इसको सुन के कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे लगता है वो रिएक्ट कैसे करेगा, वो ये सोचेगा कि पहला मुझे लगता है कि इन बातों में और जो रियलिटी है उसमें बहुत गैप है, और मेरी रियलिटी एग्जिस्टेंशियल है और वो अर्जेंट है, बिकॉज मैं तो उस सिचुएशन में हूँ और मुझे तो रेंट देना है। और जो गवर्नमेंट कर रही है, एक तो मेरा परसीव्ड डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। यू आर एट द हाईएस्ट पेडिस्टल ऑफ दिस सोसाइटी, आई विल से देयर इज नो ग्रेटर प्लेटफॉर्म देन द राज्यसभा. Who better than you to take up these voices? And then at the same time, because you are so high up, that is at least the perception, of course, people don't give you the leniency to assume that you are human. I agree. But you are there, and with great power comes great responsibility, so also great expectations. And I feel as a youth, as a spokesperson or whatever, as a pseudo spokesperson of the youth, that we're not getting there, and I don't feel addressed. I don't feel spoken to. आई थिंक आज का यूथ जितना बात कर सकता है, हमारे जनरेशन में तो हम नहीं कर सकते थे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहाँ था, वी कुड नेवर रेज आवर वॉइस। बट फिर हम सिस्टम में घुसे। आज पीएम कह रहे हैं कि बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इफ यू थिंक दैट वी आर नॉट डूइंग गुड, बी पार्ट ऑफ इट। नो, आई जम्प्ड इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम Congress was ruling for years and years, and I was feeling that something is not right. And I jumped into the politics की एक बार हाथ गंदे करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है आप नहीं सेटिस्फाइड, बी पार्ट ऑफ इट ना। वाई, मतलब हमेशा नारे लगाकर और जुलूस निकाल कर ही ठीक नहीं होता है। हमेशा, जैसे मैंने भी बताया अभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे, कि मेरे में भी एक एक्टिविस्ट है, लेकिन उस एक्टिविस्ट को मैंने एक रास्ता दिया कि हाँ, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने के लिए, सही करने के लिए। आप पॉलिसी मेकिंग में घुसोगे तभी सही होगा ना। यू ऑल्सो कम ओवर। अगर यूथ को लगता है कि ये जनरेशन ठीक नहीं कर रही, और अब बहुत बड़ी संख्या में यूथ पॉलिटिक्स में आ रहा है। आज 20 साल का बच्चा भी असेंबली में जीत के आ रहा है, और 21 साल का बच्चा भी आ रहा है, 22 साल का भी आ रहा है। मैं तो देख रही हूँ, मतलब अगर पंचायत लेवल पे तो यंग गर्ल्स बहुत सारी आ रही हैं। वो सब बड़ी नहीं है, लेकिन वो लड़के आ रही है ना। हम एक हाथ किनारे पे बैठ के और ये कहते रहे ये गलत है, ये गलत है, और एक ड्राइंग रूम डिस्कशन या सोशल मीडिया डिस्कशन करें, उससे सही नहीं होगा। आपको अंदर कूदना पड़ेगा, उसको सही करना होगा। दिस इज योर कंट्री ऑल्सो, दिस इज नॉट माई कंट्री और XYZ जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी पावर में है, उनकी कंट्री नहीं है। कंट्री आम आदमी की है। तो वो क्यों नहीं समझते? हम क्यों समझते हैं कि ये किसी और की है और कोई और ठीक करेगा? अब कई चीजें हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो लॉ बनाना है, वो सरकार का काम है, लेकिन सोसाइटी को चेंज करना तो आपका काम है ना, हम सबका काम है। जो रहते हैं सोसाइटी में, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा? हम लॉ एंड ऑर्डर को पॉइंट आउट कर देते हैं। कुछ होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर टेक्स प्लेस व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद वो जंप करता है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन वो रॉन्ग क्यों गया? सोसाइटी थी ना उसकी पार्ट। क्यों नहीं ठीक करती है सोसाइटी? और सोसाइटी में कौन आता है? मैं और आप। हम लोग तो बैठे हैं, क्या सरकार करेगी? अगर ऐसा होगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा ठीक ना। वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड। अगर जॉब्स एक तरह के नहीं मिल रहे, दूसरे तरह के मिल रहे, व्हाई वी आर नॉट रेडी फॉर द जॉब? एक तो हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब मिलेगा तो ही करूंगा मैं, या फिर मेरे घर का EMI सरकार ही भरेगी अगर मैं नहीं कमा पा रहा। ऐसा नहीं है। हम और यूथ
आज का रिस्पॉन्सिबल है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये थोड़े सी कुछ एक डिसग्रंटल्ड आइटम है जो पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हैं, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आज का यूथ बहुत, मेरे अपने बच्चे मैं देखती हूँ हाउ रिस्पॉन्सिव दे आर। आई हैव 2 daughters, और अगर लोन लिया है घर का तो हस्बैंड और वाइफ हाफ हाफ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो बैठी है घर पे और वो नहीं काम कर रही है, वो भी, उसको भी लगता है कि मेरा, और दोनों आधा। ये ही यूथ है आजकल, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। बट डू यू थिंक परहैप्स जो चीफ जस्टिस की क्रिटिसिज्म है उसमें कुछ सच है एंड द यूथ इज एक्चुअली लेजी? आई विल नॉट से दैट। I have seen youth working hard, and I think वो चीफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट है वो भी एक किस मायने में कहा उन्होंने, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि मेरा वो मतलब नहीं था जिस मायने में लिया है। तो हमें जिसने कहा है उसी की बात माननी पड़ेगी ना, कि वो कह रहे हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट से, आई वाज सेइंग इन सम अदर वे, एंड पीपल मिसटुक इट। फिर उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। वी शुड लिसन टू हिम एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, व्हाट ही मेंट व्हेन ही सेड दैट। हाँ, आई थिंक वो तो खैर बोल के उनको प्रॉब्लम ही नहीं है उनके साथ, तो मुझे लगता है ज्यादा, वो तो बस ट्रिगर कर दिया उन्होंने, ही वाज जस्ट द ट्रिगर। I think his statements have done what they've done and now ये it's सोशल मीडिया के जमाने की बहुत एक गलत चीज है। आप क्या मायने रखते हो, क्या नहीं रखते हो, कॉन्टेक्स्ट कैन बी, कॉन्टेक्स्ट को अगर आपने गलत ले लिया और वो उड़ता ही रहेगा, वो चेंज हो के उसके मीम्स बन के, पोस्टर्स बन के वो आते ही रहेंगे, और बहुत हर्टिंग भी होते हैं। मेरे साथ कितनी बार ये हो चुका है, और लोग सोचते हैं कि हम लोग पत्थर के बने, हमारे ऊपर कुछ नहीं होता। होना चाहिए कि नहीं, अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत हर्ट करता है ये चीजें। आप एक किसी से पूछ तो लो कि आपका क्या मतलब था, क्या कहा गया, तो नहीं सुनते हैं। ये पैसा कमाने का वो भी हो गया सोशल मीडिया, कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितना क्या, आप किसी के भी मुंह से कुछ निकले आप उस पर उछल के पड़ो। ऐसा नहीं था पहले। तो सोशल मीडिया का जहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ नेगेटिव ज्यादा हो गए हैं, मुझे लगता है। जी मैम, हम एक साइड पे बात कर रहे हैं changing things, there are very new radical things, this cockroach party coming and all of this is the new age. Like you said, your own daughters are equally responsible for all the responsibilities, gender equality है, सारी चीजें ठीक हैं, but then at the same time we get to hear about Trisha dowry deaths। और मेरे कुछ स्टैटिस्टिक देखे मैम, एनसीआरबी के हिसाब से मेरे ख्याल से 6 से 7 हजार डाउरी डेथ्स होते हैं हर साल, और ये नंबर चेंज नहीं हुआ है। आई वाज शॉक्ड टू नो दैट। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और फिर मैं यही कहूंगी कि ये माइंडसेट के कारण है। हम अपनी बेटियों को पालते ही शादी करने के लिए हैं, कि उनकी शादी हो और वो चली जाए, और ये मतलब इतना ज्यादा डीएनए का पार्ट बन गया है हमारे, कि पहली बात तो हम उन्हें पालते हैं कि इसका दान करेंगे, है ना, लड़की का दान करते हैं, वो कन्यादान कहलाता है। वो वहां से माइंडसेट बहुत गलत है कि हम अपने बच्चों को दान करने के लिए पैदा। क्यों नहीं हम इक्वालिटी देते और वो बच्चे को ये आभास देते कि दिस इज योर होम, यू कैन कम बैक एनी टाइम। वो जाए ही क्यों, मतलब ऐसा शादी करके ही क्यों जाए? वैसे काम करने के लिए सभी जाते हैं बाहर, लड़का लड़की, एवरीबडी शुड गो आउट वर्क, बट दैट हाउस इज हर्स, वो नहीं होता कभी भी। उसके कारण ये वो सह भी रही है तो वो वापस नहीं आ सकती। इस केस में भी अगर आप त्रिशा के केस में भी अगर आप देखें, हाँ जी, उसने कितनी चैट में अपनी माँ को बोला कि आई वांट टू कम बैक, आई वांट टू कम बैक, एंड मैं नहीं रह पा रही हूँ, ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, बट द मदर इज सेइंग यू बी देयर, एडजस्ट करो। मैं उसके कुछ चैट्स भी आए हैं, और उसके वो चैट्स आए और फिर एडजस्ट करो जब तक वो मर नहीं जाती। उसके बाद से पेरेंट्स कहते हैं वो ये डाउरी के लिए मारा, ये किया, वो किया, बट वो तो कह रही है ना आपको हेल्प चाहिए उसको, क्यों नहीं आपने हेल्प किया? आप तो माँ बाप थे ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि माँ बाप कहते हैं लड़की पराई है इसकी नहीं, और वो जो शादी करके जहाँ जाती है वो कहते हैं पराई घर से आई है, तो उसका घर कौन सा है फिर? You think the parents are to blame equally? Yes, बिल्कुल। जो पेरेंट्स अपनी बच्ची को वापस ना लेके आ सके, 5 महीने वो रोती रही, उनको मैसेजेस करती रही,
वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो तो है ही, चाहे वो जज हो या कोई भी हो, इन मदर इन लॉ. द वे शी इज स्पीकिंग इन मीडिया, आई जस्ट कांट फाइंड दैट विमेन, हाउ शी कैन लुक इन herself in mirror. A dead woman who is no more, she is pointing fingers at her character. और फाइनली औरत कोई भी हो, आप उसको करेक्टर पे उछाल सकते हो कहीं पे भी, चाहे वो पॉलिटिक्स में बैठी है, चाहे वो शादीशुदा है, आप उसको कह दो शी वाज हैविंग अफेयर्स, शी वाज ऑन ड्रग्स, कुछ भी कह सकते हो और छूट सकते हो. हाउ, और क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया जा रहा? इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है उसको? एडवोकेट बेटा मिसिंग है मैम, एब्सकॉन्डिंग है. बेटा नहीं पकड़ा जा रहा, मतलब ऐसा कौन सा वो माफिया का वो है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हो उसको? बहुत अनफॉर्चुनेट है. एक वो हुआ, एक नोएडा में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, और हम रोज सुनते हैं. ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हम सारे ब्लेम है, पेरेंट्स, सोसाइटी, सब ब्लेम है. लड़की की शादी नहीं होती तो सोसाइटी खाने को पड़ती है सारे, अरे 28 साल की हो गई, शादी नहीं कर रहे, आप शादी नहीं कर रहे. शादी के अराउंड नहीं है लड़की की जिंदगी, वो बहुत कुछ है. शादी, बच्चा. आवर आइडेंटिटी इज नॉट टू बी अ मदर एंड अ वाइफ. माई आइडेंटिटी इज आई एम रेखा शर्मा. सो हमारी आइडेंटिटी या तो माँ बनने पे लगा दी है, या वाइफ बनने पे लगा दी है, या बहन, या बेटी. ये बिल्कुल गलत है. आज भी कितने फॉर्म्स में भरना है, रेखा शर्मा वाइफ ऑफ, कहीं आदमी का नाम पे आता है कि योर नेम हस्बैंड ऑफ. व्हाई नॉट? आपकी आइडेंटिटी में क्यों नहीं लिखा जाए वाइफ का नाम, और मेरी आइडेंटिटी में ही क्यों लिखा जाए हस्बैंड का नाम? ये हमारी सोच ही चलती आ रही, वो चेंज ही नहीं हो रहा. पेट्रियार्कल थॉट्स हैं. वो है, और वो जेंडर इक्वालिटी आ ही नहीं सकती जब हम छोटे छोटे इन पॉइंट्स पे नहीं काम करेंगे. जी मैम, मैं अगेन एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और उसी से सवाल निकलता है मेरा. जो आपने कहा वो कनेक्ट भी होता है. बीच में है इंडिविजुअल जिसके साथ वो हो रहा है. लेट अस टेक त्विशा फॉर एग्जांपल. उसके साथ कुछ हो रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना हो रहा हो, कुछ एक्सट्रीम ही हो रहा था, रिगार्डलेस ऑफ द मैटर. उसके आसपास है उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर, उसके पेरेंट्स, और उसके साथ जो भी करने वाले हैं वो, या उसका फ्रेंड सर्कल, जिसके बारे में आपने कहा कि दे आर इक्वली टू ब्लेम. उसके बाहर एक सर्कल है मैम, उसका आसपास का पुलिस स्टेशन, उसके आसपास के लॉज, उसके आसपास की गवर्नमेंट, उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर है कल्चर का, जिसकी आप बात कर रही हैं मैम. ये जो बीच के मिसिंग रिंग्स जो हैं, उसके आसपास का पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के लॉज, जिसमें एनसीडब्ल्यू भी आता है. The state has designed these institutions precisely for such cases. Why isn't it there? Why is it missing in action? She has to reach to them. She didn't reach to them. Half the time people don't even know these systems exist. And when they know, there are so many pressures on them. And society pressure. If you go to a police station, firstly the family will say, तुमने तो नाक काट दी हमारी पुलिस स्टेशन में जाके. हस्बैंड विल नेवर टेक हर बैक कि तुम पुलिस में मेरे गई थी ना, आप जाओ तुम. उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो पुलिस तक, मैंने नहीं सुना कहीं पे भी पढ़ा कि उसने कभी पुलिस में ये कंप्लेंट की हो पहले. मैम कैसे करेगी? मदर इन लॉ जज है, एडवोकेट है, वो मरने वाली बात है. मैं वही तो मैं बात कर रही हूँ. जब वो पहुंची नहीं तो पुलिस को सपना तो नहीं आएगा. वी कांट से दैट इट इज फेलियर ऑफ पुलिस or NCW. She has to reach to NCW to get her complaint filed. But isn't it a good argument to say that ऐसे बहुत cases हैं and NCW should figure out a way to reach to them? No. No, because of course I know that you can't. सपना नहीं आ सकता. हाँ, सपना नहीं आता. हम awareness कर सकते हैं, हम gender sensitization कर सकते हैं, हम वो प्रोग्राम करते भी हैं. NCW always do regularly. But इतनी population के साथ आप सोच सकते हो कि हम उस population को touch कर सकते हैं. Each and every a small body can touch each and every human being of this population. It's not possible, though through media, through social media, through chat, through so many things. NCW does these programs regularly. When I was there, we started gender sensitization of police. My first program was that when I initiated this program. The thinking behind it was that police also comes from the same society which thinks that women should not come to the police. और आती भी है पुलिस में तो वो 10 पहले तो 4 घंटे बाहर बिठा के रखेंगे, तब तक वो इतनी परेशान हो जाएगी कि वो वापस चली जाएगी. फिर वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि क्यों आई, तुम ऐसे पहन के क्यों आई, तुम अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ही कर रही हो,
मतलब इतना डिसवेड कर देंगे उसको कि उसको खुद ही लगेगा कि मैं क्यों आई यहाँ पर, और वो फिर वापस चली जाएगी। और कई बार कहेंगे कि तुम FIR करा रही हो ना, तुम्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे अब बार बार। तो इतना इतना डिसहार्टन्ड, डिसवेड करते हैं कि वो चेंज करने के लिए हमने ये जेंडर सेंसिटाइजेशन किया पुलिस का। बहुत सारा कुछ चेंज भी हुआ, बट इट नीड्स टू बी कंटिन्यूसली डूइंग दीज प्रोग्राम्स with every start of the society. मैम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर सपोज कीजिए ट्रिशा शर्मा ने एक ईमेल लिख दी होती NCW में, इनबॉक्स में आ गई, क्या होता? NCW उसको इमीडिएटली टेकअप करता, पुलिस को बोलता कि यहाँ जाओ, इन्वेस्टिगेट करो और बताओ। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता था NCW एक इंक्वायरी कमेटी बनाती, वो जाती उसके पास, बात करती, उसकी सिचुएशन को देखती क्या है, पेरेंट्स से बात करती और पुलिस से में कंप्लेंट खुद दर्ज करवाती उसके इन-लॉज के अगेंस्ट या उसके हस्बैंड के अगेंस्ट, और उसको सपोर्ट सिस्टम देती। एक और था कि वो किसी को अपनी किसी भी, जैसे निम्हांस की कॉल सेंटर्स हैं जो मेंटल उसको हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं, वहां फोन करती, वो भी इसको हेल्प करते पुलिस से कनेक्ट कराने में, अगर वो सच में पाया जाता कि ये हस्बैंड ऐसा है। दोनों को बैठाकर भी बात की जा सकती थी, हस्बैंड को भी और इन-लॉज को भी और इसको भी। मैं हमेशा काम करती हूँ ये सोचकर कि 1% तो है चांस चेंज होने का। अगर मैं नहीं कहूंगी तो वो तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो है ही है ना, नहीं हो रहा चेंज। लेकिन अगर मैं रेस करूंगी वॉइस तो 1% भी चांस होगा ना बदलने का। तो यही चीज होनी चाहिए हर उसमें कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो चेंज होने का कुछ तो होगा। आई कैन एक्सपेक्ट कि देयर इज अ चेंज। अगर मैं उठाऊंगी नहीं तो मैं कैसे बैठ के चेंज सोच सकती हूँ कि मेरे साथ सब ठीक होगा। सो एवरी गर्ल शुड रेज देयर वॉइस, दे शुड नॉट ओनली मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स के ऊपर ही सिर्फ उनको सोचना चाहिए कि वो आएंगे हेल्प करने। ऐसे पेरेंट्स जो 5 महीने तक नहीं आए उससे मिलने, फिर उसको पुलिस में जाना ही चाहिए था, हेल्प लेनी ही चाहिए थी। मैम अगर अब सपोज कीजिए कि मैटर हाइपोथेटिकल है, मुझे पता है सब जुडिस है, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए इसकी पेरेंट्स के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए और जो अक्यूज्ड है उनके लिए? देखिए ये तो अब जजमेंट देखेगा क्या है, क्या मतलब क्या रियलिटी है। अब मैं तो इमोशनल और ह्यूमन उससे कहूंगी कि हस्बैंड शुड बी हैंग्ड। एक आध तो ऐसी पनिशमेंट मिले कि, लेकिन होगा नहीं क्योंकि ये अबैटमेंट टू सुसाइड है, मतलब मर्डर नहीं है। मर्डर में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मिलता है हैंगिंग, तो अबैटमेंट में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अबैटमेंट को प्रूव करना भी बहुत मुश्किल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, और ये लॉन्ग लीगल बैटल होगी। इसमें भी हमारी लीगल सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि इसको लॉन्ग ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर टाइम बाउंड देते हैं अपना जजमेंट, तभी बाकी लोगों को लगता है कि हाँ जुडिशरी है, और नहीं तो वो सिस्टम पे फिर बिलीफ हट जाता है। मैं तो खुद ही देखती हूँ, एक वो तारीख पे तारीख जो उतने साल पहले मूवी बनी थी ना, वो आज भी तारीख पे तारीख है। बड़े हाई फाई केसेस तो फटाफट हो जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक लंबा बैटल है, वो भी एक जज घर में अगर बैठी है उनके, तो कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस कर सकती है हमें पता है, वो करेगी। लेकिन ये क्योंकि हम सबकी नज़र में है, लोगों की नज़र में है, इसमें सरकार और जुडिशरी होपफुली काम जल्दी करेगी। मैम एक सवाल इससे उठता है जो कि थोड़ा सा उल्टा सवाल ही है। आपने कहा कि लॉज को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब हस्बैंड शुड बी हैंग्ड, यू आल्सो सेड। मैं फिर वही सवाल उठता है मेंस राइट वाला वापस, 498A व्हिच इज नाउ 85, सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब उसके मुताबिक मैम क्रूअल्टी कुछ डिफिनेशन उसकी कुछ है नहीं। दूसरी चीज, देयर इज द कन्विक्शन रेट इज 13 to 14% इस टाइप के केसेस में, जब क्रूअल्टी अलेज करी गई, जो कि नॉर्मल कन्विक्शन रेट से बहुत कम है, जो कि नॉर्मल कन्विक्शन रेट पूरे एक्ट का 30 से 40% है, विच मीन्स दैट मेनी ऑफ दीज आर फॉल्स कंप्लेंट्स। काउंटर आर्ग्यूमेंट एडमिटेडली इज दैट ये फॉल्स कंप्लेंट शायद नहीं है, ये शायद कम इसलिए क्योंकि बोल ही नहीं रही हैं औरतें, शायद अब जो भी है मैम, वट एवर इट इज,
लॉ मिसयूज तो होता है। देखिए 498 पहले ही डाइल्यूट कर दिया गया, जो ओरिजिनल वो था ना, उस लॉ को डाइल्यूट करके 498 बना दिया गया था। वो इतना डाइल्यूशन हो गया कि अब केस जब तक डीएसपी ना कहे तब तक वो इन लॉज के अगेंस्ट होगा ही नहीं केस। तो बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है इन लॉज के अगेंस्ट केस। हस्बैंड तो फिर भी हो जाता है, राइट। जबकि हमें पता है कि जो फैमिली साथ रह रही है जी, उसमें इन लॉज कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। हम 1 या 2% या 3% या 5%, 10% भी मान लो अगर फॉल्स केसेस होते हैं, हम उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है ना वो उसके पीछे छुप जाती हैं। और जेन्युइन कंप्लेंट्स में मैं कहूंगी 50% कंप्लेंट्स तो आ ही नहीं पाती, मोर देन 50% नहीं आ पाती, क्योंकि उनको लॉज का पता ही नहीं है। yes. क्योंकि हम मतलब लड़कियों को सिखाया ही गया कि हस्बैंड तो मार ही सकता है। कितनी जगह लड़कियां कहती हैं मेरे हस्बैंड ने ही तो मारा है ना, तो क्या हो गया, ये तो मार ही सकता है, मैंने अपनी माँ को देखा था मार खाते हुए, तो भी तो हम बड़े हुए। और वो इतना उनके अंदर नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हस्बैंड कैन बीट यू, दैट दे कैन नॉट कम, दे डोंट कम एंड कंप्लेन। और वो जब बिल्कुल ही सहा नहीं जाता, जब मर्डर और अबैटमेंट तक बात आ जाती है तब ये बात पहुंचती है। आज ये पढ़ी लिखी लड़की हु वाज एमबीए could not move out of her house because of the mindset only, क्योंकि पहले ही दिन उसको मूव कर देना चाहिए। अगर हम अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि एक थप्पड़ भी नहीं खा सकते तुम, इमोशनल टॉर्चर भी नहीं सह सकते तुमको सहना नहीं है, वी आर देयर, तो फिर ये सब चीजें ना हो ना। मरने के बाद ही क्यों हम सिखाते हैं कि तुम डोली जा रही है अर्थी आएगी तुम्हारी वहां से, आज भी हम ये सिखा रहे हैं लड़कियों को। तो फिर आप लॉस की क्या बात कर रहे हो, या आप 498, ये 498A हो या कुछ भी बना दो, जब तक आप माइंडसेट नहीं चेंज करोगे। और मेंस राइट की बात है, विमेन आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड देयर आर क्रिमिनल्स इन विमेन ऑल्सो। मतलब क्रिमिनलिटी ये नहीं है कि सिर्फ मेन में ही होती है, विमेन में भी होती है, बट विमेन में बहुत कम परसेंटेज है। एंड सम टाइम यस, बहुत सारा टॉर्चर सहने के बाद मैंने बहुत सारी जेल्स देखी हैं जहां वाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है क्योंकि वो हस्बैंड को मार के आई है, लेकिन उसकी कहानी सुनो पीछे का, क्या क्या किया उसके साथ, कि कोई बैठ के सुने तो पता चलेगा। वो है लाइफ, और होना भी चाहिए, मर्डर किया है तो उसको होना ही चाहिए वो उतना, लेकिन वो मर्डर तक पहुंची कैसे, उसने क्या सहा, ये भी नहीं हम समझ सकते। मैम ये मैं पूछूंगा आपसे ये वाली स्टोरीज, आई वांट टू कम बैक टू इट, सर्कल बैक टू इट, बट मैम एक, क्योंकि हम थे ही इस पे मेंस राइट वाले इशू पे, एक डैमिंग स्टैटिस्टिक है, 2.7 का रेशियो है मैम। देयर आर 83,000 according to data from 2022, 83,000 men commit suicides, married men, versus 30,000 women. For every 2.7 men who commit suicide, married men, there is one woman who commits suicide. ये जो men सुसाइड कर रहे हैं, इसका रीजन सिर्फ मैरिज ही नहीं होता, इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है। अगेन दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज प्लेज दिस रोल इन इवन इन मेंस लाइफ, क्योंकि हम उनको इतना प्रेशर किया है कि तुम यू आर द अर्नर, यस, तुम्हें ही कमा के लाना है, और वो प्रेशर उनको मार जाता है। वो भी इनइक्वालिटी के कारण है कि लड़की ये सोचती है कि मुझे तो घर बैठ के घर चलाना है, चाहे कितना भी प्रेशर हो, मैं बाहर नहीं जाके कमा सकती। और एक और प्रेशर, आदमी रो नहीं सकता, तुम तो आदमी, हम बचपन में सिखाते हैं, अरे तू तो लड़का है, रोया कैसे। औरत जो है वो रोकर अपने इमोशंस को निकाल लेती है, शी कैन शाउट, क्राई, लेकिन हम मेंटल हेल्थ आदमियों की इसलिए भी खराब होती है, दे कैन नॉट स्पीक, वी हैव नॉट लेट देम वी स्पीक देयर माइंड। मतलब अगर वो रो रहा है तो रोना चाहता है, वो अब रो भी नहीं सकता क्योंकि वो आदमी है। हमने उस पर इतना प्रेशर डाला है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि विमेन आर स्ट्रॉन्गर, दे कैन क्राई, दे कैन शो देयर टीयर्स। मेन आर समवेयर वीक बिकॉज दे कैन नॉट, दैट इज नॉट कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए नहीं रो रहे हैं, दैट इज वीकनेस कि आप अपने आंसू नहीं दिखा पा रहे। मैंने सुना था एक PIL डाली है किसी ने, नेशनल कमीशन फॉर मेन बनना चाहिए, डू सपोर्ट सच अ थिंग?
नो, आई थिंक सोसाइटी इतनी इक्वल हो जाए कि विमेन की भी कमीशन नहीं होनी चाहिए. अच्छा. I always used to say I am working in this commission towards where there is no commission needed. Because हम इतने ज़्यादा बाकी की कंट्रीज में जो है it is commission for gender. It is not men versus women. हाँ. वो एक जेंडर कमीशन है, वो मतलब दोनों के केसेस आते हैं. तो हमने क्यों बनाई एनसीडब्ल्यू या हमें क्यों जरूरत पड़ी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? बिकॉज वुमेन आर लैगिंग बिहाइंड इन द सोसाइटी. बहुत हजारों साल की वो जो धूल है ना, वो और जो मैं कह रही हूँ कि डीएनए में घुस गई है, वो सोच को निकालना है हमें. अगर वो सोच चेंज हो जाए ना, हमें विमेन कमीशन की भी जरूरत ना पड़े. मैम, आप जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन थे, तो आपके लाइफ का एक कोई ऐसा हैरोइंग केस जो आप कभी भूल नहीं पाएंगी? एक नहीं, बहुत सारे केसेस होते हैं. एक छोटे केस से बड़े केस तक. जैसे मैंने बताया कि मैं जेल में कई महिलाओं को, और मेरा बहुत था कि एक बार मेंटल असाइलम में और जेल में महिलाएं चली जाती है ना, तो वो वापस कभी घर नहीं आ सकती. चाहे छोटे से क्राइम के लिए हो, छूट जाए तो भी नहीं आ सकती, क्योंकि हस्बैंड पहले ही शादी कर लेता है दूसरी. वाइफ फैमिली लेती नहीं है कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया. ऐसी बहुत सारी महिलाएं मेरे कंधे पे रोई हैं, चाहे वो मेंटल असाइलम में हो और वो ठीक हो गई हो, बट देयर इज नो वे टू गो. कहाँ जाए वो? ये एक एक की स्टोरी इतनी ज्यादा होती है, मैं कितनी सुनाऊं आपको. एक छोटी सी ही स्टोरी सुनाती हूँ कि एक लेडी थी, एक ये वन स्टॉप सेंटर में. शी वॉज बैडली बीटन बाय द हस्बैंड. बहुत बुरी तरह से मार खाई हुई थी उसने. और मैंने कहा कि तुमने क्यों मार खाई, इतनी ज्यादा बुरा हाल है तुम्हारा? कहती क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे को वहीं रहना है वापस, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें जॉब दिलवाती हूँ. इमीडिएटली शी सेड आई एम रेडी टू लीव दैट. एक जॉब दिलवाने के प्रॉमिस से. ये एक छोटी स्टोरी है, लेकिन एक माइंडसेट बताती है कि लड़कियां जब इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होती, वो कैसे मार खाती हैं. दैट्स व्हाई आई वर्कड टुवर्ड्स दैट विमेन शुड बी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड. उनको ट्रेनिंग देने का, उनको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, हमने बहुत सारे काम किए एनसीडब्ल्यू में. यहाँ से लेकर वो जो मैं बता रही हूँ कि लड़की अगर आई है, उसने क्या क्या सहा है, हस्बैंड ने उसके सामने क्या किया है, उसको रेप ही नहीं, उसको गलत तरह से मोलेस्ट कराया, दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको कहा कि यू स्लीप विद देम. जब उससे बिल्कुल नहीं सहा गया, देन शी मर्डर्स. और जब उससे पहले वो कोई सुनता भी नहीं है, उसका ब्रदर, उसका मतलब फादर इन लॉ सब उसको यूज कर रहे हैं, एंड नोबडी इज लिसनिंग, नोबडी इज देयर टू हेल्प. She killed her husband? हाँ? She murdered her husband? She murders her husband. तो कहाँ जाए वो? लेकिन वो भी ठीक है कि हमारा सिस्टम इतना होना चाहिए कि उसको हेल्प करता, वो नहीं उसको इतना प्रेशर में जाती कि वो मर्डर करने की जरूरत पड़ती. बहुत कुछ रहा होगा उसके पीछे, एंड आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट शी हैज डन समथिंग गुड, बट मैं ये सोसाइटी की सोच बता रही हूँ कि उसको क्यों पुश किया गया वहां तक. मैम, जो अब एनसीडब्ल्यू में आपका टेन्योर रहा, ऑफ कोर्स अगेन आई विल कम बैक टू इट, बट लेट मी गेट सम बैकग्राउंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस दैट माइट नॉट नो. एनसीडब्ल्यू के पास क्या पावर है मैम? लोग तो ये सोचते हैं कि ये प्राइमरी बॉडी है विमेन की, और कोई दिक्कत हो तो इनका काम है सॉल्व करना. ये बिल्कुल नहीं है. इट्स एन एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें चाहे लॉज के रिव्यू करने हो, चाहे नई स्कीम्स बनानी हो, गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज बनानी हो, उसमें हेल्प करने के लिए है. yes, complaint section is there, one of the section of many. There are NRI section, there is legal section, there is different kind of section. वहाँ पे एक complaint section है, और complaints वही जो आती हैं वहाँ पे वो स्क्रूटनी होती हैं. कई complaints होती नहीं है, वो NCW के लायक नहीं होती, या माइनर बच्चों की होती हैं, तो वो सॉर्ट आउट करके अराउंड 30,000 complaints in a year. अच्छा. वन गेट, और मोस्टली अराउंड दिल्ली वाले जो होती हैं वो आती हैं. नहीं तो कंप्लेंट स्टेट कमीशंस में भी जाती हैं. कई बार डुप्लीकेट
भी होती है, यानी कंप्लेंट स्टेट में भी कर दी उन्होंने, यहाँ पर भी कर दी। फिर एनसीडब्ल्यू को भी वो भी थ्रू पुलिस ही करनी है, तो क्यों ना पहले ही पुलिस कर ले। उसी स्टेट में सबसे पहले महिला 100 नंबर दबाएगी, उसी से हेल्प लेगी। वो नहीं हो पाता तब वो महिलाएं आती हैं। तो मैं कहूंगी पुलिस को ही पहले सुन लेना चाहिए। फिर देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट प्रॉपर्टी विच एनसीडब्ल्यू इज नॉट एम्पावर्ड टू टेक दो सिविल मैटर्स हैं, वो नहीं लिया जाता। लेकिन वहां पर भी विमेन आर सफरिंग बिकॉज प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हुई है, या शादी हुई, हस्बैंड की डेथ हुई, इन लॉज ने एकदम से निकाल दिया, अब हमारा कुछ नहीं है। या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी एकदम से वापस, हमने इसे बेदखल कर दिया है। और वाइफ को कहा ये अब तो इसका घर नहीं है, वो थोड़े दिन के लिए किराए पे बैठ जाएगा हस्बैंड जाके, और वाइफ को निकलना पड़ेगा, एंड देन ही विल कम बैक इन द फैमिली फोल्ड। बहुत सारी चीजें हैं जहां एनसीडब्ल्यू नहीं हेल्प कर पाता क्योंकि बाहर से वो सिविल मैटर है। Do you think it should have enforcement powers? We had written to the government to give more powers, and अभी भी ये चीजें फाइल्स में चल रही हैं। बहुत सुधार हुआ है। जहां तक ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाना या उसकी क्योंकि काम ज्यादा आ रहा था तो वो बहुत इंक्रीज हुआ है, मेरे टाइम से लेके बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एक छोटी सी बॉडी से अब नंबर ऑफ ऑफिसर्स में भी 5 times मोर हो गए होंगे, इतना ज्यादा इंक्रीज। बट मतलब ठीक है, इट्स हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड ऑल, बट इट इज हैंडलिंग वन ऑफ, मतलब एक काम, वन ऑफ द थिंग्स इट इज डूइंग, वन ऑफ द थिंग। बाकी बहुत सारे काम, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सेमिनार्स, ये वो बहुत कुछ काम होता है। डू यू थिंक it is a highly effective organization? On a scale of 0 to 10, how effective is it? Depends on the person who is sitting there, but I can say effectively it can work 7 तक काम कर सकते 7 on 10. हाँ, 7 on 10. Can it come to the rescue of individual women? Yes, it does. Many a times it does. कोरोना में हमने वही बात है कि आप कितना नया सोच सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था, ये सबको पता है, क्योंकि एक ही फैमिली में अंदर रह रहे थे, बहुत सारा इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। उस टाइम हमने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की थी, क्योंकि लड़कियां फोन नहीं कर सकती, फोन पे सुन लेगा, शी जस्ट हैड टू। और बैठे बैठे रात को मुझे ध्यान आया, मैंने अपना ही एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर निकाला, व्हाट्सएप नंबर, उसको बाद में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि वो इतने मैसेज आने लग गए कि वो ब्लॉक हो जाता था। उसको फिर हमने बिजनेस में कन्वर्ट करके और वो नंबर चलाया। उसमें जैसे ही आता था किसी लड़की का, उसको रेस्क्यू करने का हमारा काम होता था थ्रू पुलिस। हम उसको उठा के उसके फैमिली तक या शेल्टर होम तक पहुंचाना, वो हमारा काम होता था। तो वही है कि आप कितने इनोवेटिव आइडियाज से उनको हेल्प कर सको, वो करते हैं। और ये जो आप कह रहे हो वो तो बहुत रेगुलरली होता है कि उनको शेल्टर होम तक पहुंचाना इस तरह से। मैम मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक मुझे ईमेल आया, जेन्युइनली दिस इज अ रियल ईमेल। ईमेल में उसने लिखा कि देयर इज समबडी हु इज स्टॉकिंग मी, हु इज स्टॉकिंग हर, और उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, और उसने कुछ डिपार्टमेंट में, और अपेरेंटली इट्स अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु इज स्टॉकिंग हर। और उसने मुझसे पूछा कि विल एक्शन बी टेकन अप। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो अगर वो यही सवाल आपसे पूछे, कोई स्टॉक कर रहा है उसको और उसने कंप्लेंट करी है, तो अगर एनसीडब्ल्यू को इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना क्या चाहिए उसे? करना चाहिए एनसीडब्ल्यू को भी। अगर पुलिस नहीं हेल्प कर रही है उसकी, पहले तो पुलिस में जाना चाहिए, और पुलिस शुड हेल्प हर। स्टॉकिंग ओनली चेंजेस इनटू एसिड अटैक और रेप। शुरू स्टॉकिंग से ही होता है, फिर मार भी दिया जाता है कि नो तो ले ही नहीं सकते ना लोग, कि नो कहा है स्टॉकिंग में। इसको पुलिस को सीरियसली लेना चाहिए और उसको उसके अगेंस्ट कदम उठाना चाहिए। यूपी पुलिस ऐसा बहुत सीरियसली लेती है, उनकी हेल्पलाइन भी है। और अगर किसी ने गलत फोन भी किया है या स्टॉकिंग किया, पहले तो उसको फोन पे ही वो इतना, पुलिस वाले उनका जो हेल्पलाइन है वो इतना डरा देते हैं कि वो दोबारा हिम्मत नहीं करता। लेकिन उसको अपने रडार पर रखते हैं, अगर सेकंड कंप्लेंट करते ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये पुलिस भी के ऊपर और अगेन स्टेट पुलिस पे बहुत डिपेंड करता है। पुलिस कम्स अंडर स्टेट ओनली, तो किस तरह की पुलिस है, कहाँ की है,
और स्टॉकिंग को पुलिस को लेना चाहिए सीरियसली, बिल्कुल लेना चाहिए। जी। और अगर वो उसके ऑफिस में कंप्लेंट कर दे तो ऑफिस को भी लेना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहां पे भी इसकी कंप्लेंट कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफिस से याद आया मैम, एक और ये जेन्युइन, अगेन दिस इज अ रियल थिंग, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। समबडी टोल्ड मी कि उसने अपने ऑफिस में, मुझे कल लाइव बताया किसी ने एक सेशन में, उसके ऑफिस में कोई उसको अनकंफर्टेबल कर रहा है, बार बार उसने कंप्लेन करी और उसने बोला पॉश एक्ट लगाओ, मतलब इनिशिएट, कोई नहीं सुन रहा है। द मैनेजर इज अ वुमन, द एचआर इज अ वुमन, एंड देन वी हर्ड And दिस। that person was a senior person. I'm not sure, but it is somebody that she's not afraid of him. She didn't seem to be afraid of him. So it's either not very senior that guy, or he is somewhat बराबर के लेवल का, but एक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ। एक और उससे रिटन में वो कंप्लेंट दी उसने? नहीं, उसने वर्बल कंप्लेंट दी है। वर्बल रिटन में दे, प्रूफ होगा, और फिर पुलिस नहीं ले रहा और पॉश एक्ट के अनुसार उनकी इंटरनल कमेटी नहीं है, तो उसको फिर वो कंप्लेंट डीसी ऑफिस में भी कर सकती है और कोर्ट में भी कर सकती है। वो कंपनी के अगेंस्ट बहुत सीरियस वही इनफैक्ट उसकी हेजिटेशन यही थी कि कुछ ज्यादा ही then she सीरियस should है। write to NCW immediately. NCW takes up these matters. But she is afraid that it is too severe. It is Too severe. That consequences will be so severe. no. She should not against her, na. Severe can be against that person who is. And the company, she will definitely lose her job also. No, why should she? Company will be answerable if they throw her out of the job, because लड़की को जॉब से क्यों निकालना है आपने, वो तो उसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। But to these cases help us understand क्या हो रहा है, and this help us because these are real cases जो मैंने हाँ, आपसे तो पूछे। ये NCW हेल्प करता है। मेरे पास बहुत केसेस आते थे, ये बहुत। और she should make a written complaint first inside the organization. मैम NCW पे तो हैं ही। There is this one incident जो मणिपुर के टाइम पे हुआ था, जब कुकी और मैती के बीच में बहुत वायलेंस हो गया था, और एलिगेशन यही है कि NCW के पास रिटन कंप्लेंट थी बट NCW ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्या हुआ था? एक anonymous complaint without the signature of the person, anonymous complaint outside India आती है मेरे पास। एनोनिमस होने के बावजूद, वैसे एनोनिमस पे हम लोग नहीं रजिस्टर भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज कंप्लेंट का नेचर सीरियस था, मैंने इमीडिएटली डीजीपी को लिखा। एक बार जवाब नहीं आया, दूसरी बार लिखा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और बताओ। अभी दूसरी बार लिखा ही था कि उसने मेरे साथ साथ वो दूसरी जगह भी वो भेज दिया, मीडिया को भी भेज दिया कि हमने लेटर NCW को लिखा है, और उन्होंने काम नहीं हुआ। कोई मैम वो कहते कि कोई रिप्लाई भी नहीं आया। एनोनिमस को कहाँ रिप्लाई करते? एनोनिमस लेटर है, उसको किसको रिप्लाई करती मैं? हमने अपना काम इमीडिएटली किया, डीजी को लिखा, सीए को उसको लिखा, क्या कहते हैं, CS को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और आज भी मैं उनके टच में हूँ, वो जानते हैं सारी चीज। और उसके बाद मैं कई बार हो आई हूँ मणिपुर में। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को अलाउ नहीं किया जा रहा था उस समय, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के कारण, कि मैं ग्राउंड पे जाऊं। द मोमेंट दे सेड दैट आई कैन गो, बिकॉज वो विजिट्स के लिए खोला, मैं उसी समय वो गई वहां पर। पहले मैंने मीटिंग्स में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन किया कि मेरे 2 लेटर्स आए, आपने क्या किया इसके ऊपर। देन आई विजिटेड दैट एरिया जहां पर लोग जाने, उस समय तक गाड़ियां आसपास जल रही थी जिस रोड से मैं गुजरी हूँ। सिचुएशन बहुत खराब थी, और ये एथनिक वायलेंस था। दिस वॉज नॉट वायलेंस गवर्नमेंट अगेंस्ट पीपल, और ऐसा कोई नहीं था। और एथनिक वायलेंस जब जब मणिपुर में हुआ है, तब तक ऐसी अनफॉर्चुनेट घटनाएं हुई हैं, और ये 2 कम्युनिटीज के बीच में होती हैं, और कम्युनिटी सुनती नहीं है, सरकार की भी नहीं सुनती है। मतलब सरकार के अगेंस्ट भी कितना कुछ किया उन्होंने। फॉर्चुनेटली मेरे को हेल्प मिली, और मैं उन तक पहुंच पाई, उस रिमोट एरिया तक पहुंच पाई, और विक्टिम से भी मिल पाई, और डायरेक्शंस भी दे पाई। हमारे पास यही काम वो है ना कि मैं डायरेक्शन दूं कि इनको हेल्प कैसे मिले, इसको सेफ्टी सिक्योरिटी इनको कैसे मिले, आगे क्या इनका हो, सारा कुछ हम करें। मैंने जितने कैंप्स थे वहाँ मैंने विजिट किया, विमेन की कंडीशन देखी, वहाँ मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, सरकार से क्या करा सकती हूँ, वो सब करके आई।
और एक बार नहीं, उसके बाद 3 बार मैं गई हूँ मणिपुर। लेकिन वही है कि वो एक जिसका भी लेटर था उसने मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया में उसको उछाला। और कई बार आप जिस जगह पे बैठे होते हो आपको ये सब ब्रिक्स एंड ब्रेथ लेने ही पड़ते हैं, और वही मेरे साथ हुआ कि सबने बहुत ज्यादा इसको वो किया। अगर आप पहले की सरकारों में ये हुआ है, जब पहले भी एथनिक वायलेंस हुआ है, इट इज नॉट ब्लेम गेम। होम मिनिस्टर भी पहले नहीं गए मणिपुर में, हमारे जिस तरह से होम मिनिस्टर गए और वहां जाकर बैठे रहे कई दिन तक। पिछली सरकारों में तो कोई गया ही नहीं वहां पर और कुछ हुआ ही नहीं। आज फिर से सरकार बना पाए हम प्रेसिडेंट रूल के कारण, क्योंकि वहां लगातार काम हो रहा है। आज भी हम चिंता कर रहे हैं कि अभी मेरी कल भी कमेटी मीटिंग थी, उसमें भी हमने डिस्कशन किया कि जो वहां पे महिलाएं और बच्चे हैं कैंप्स में, उनकी क्या बेटर फैसिलिटीज सरकार दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो इस पे भी हम चर्चा अभी तक हो रही है। ये अब वो 3 एंगल प्रॉब्लम हो गई। अब नागाज एंड नागाज भी आगे इन्वॉल्व हो की गए, प्रॉब्लम नागा हो कुकी गई। मेती तीनों। बट ये एथनिक वायलेंस थोड़ा टाइम लेती है ठीक होने में। अनफॉर्चुनेट है कि महिलाओं को टारगेट किया गया। सरकार ने पूरी तरह हेल्प करने की कोशिश की, हमने भी पूरी तरह से अपनी कोशिश करी। बहुत ज्यादा गलत हुआ था जो उन महिलाओं के साथ हुआ था, नहीं होना चाहिए। हम सोसाइटी में जब भी कभी भी कोई भी चीज होती है विमेन को टारगेट करते हैं, ये हमारी सोच का ही वो है। अगेन दैट माइंडसेट कि विमेन को हम जो कहते हैं ना इज्जत लूट ली, वो वर्ड उससे हम खुश हो जाते हैं। चाहे वो एथनिक वायलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, बाढ़ हो, ये हो, फर्स्ट टारगेट चाहे आर्मी का अक्रॉस मतलब नेशंस। पहले भी देखा है बांग्लादेश में जब पाकिस्तानी फोर्सेस गई थी, उन्होंने विमेन को टारगेट किया था सबसे ज्यादा। ये अनफॉर्चुनेट है, ये सोसाइटी का किसी वर्ल्ड ओवर ये सोच है। मैम हम ऑलरेडी इन सब मुद्दों पे बात कर ही रहे हैं। एक जो मैं पूछना चाहता हूँ बिफोर आई मूव हेड टू योर पर्सनल स्टोरी इज, आपका मैरिटल रेप की क्रिमिनलाइजेशन पे क्या ओपिनियन है? क्रिमिनलाइज होना चाहिए या नहीं? मेरी पर्सनल ओपिनियन मैंने बहुत पहले दे दी थी, लेकिन इंडिया में हम अगर ये बात करेंगे मैरिटल रेप की, तो इसको किस तरह से मूव कर लिया जाएगा। अगेन हमारी सोसाइटी इतनी परिपक्व ही नहीं है कि ऐसा लॉ बन सके। अच्छा। पहले परिपक्व लाने, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि मैरिटल रेप। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इट ऑन पीट एज अ मेंबर of NCW, newly nominated member of NCW, people reached my bedroom, like they said that it must be happening with her. अच्छा। That's why she is raising that issue. ये tweets हैं कि लोगों ने कहा इसके साथ हो रहा होगा, तब ये क्या हस्बैंड क्या सेक्स भी नहीं कर सकता अपनी वाइफ के साथ? तो उनके लिए शादी एक सर्टिफिकेट है कि सेक्स कर सकते हैं। फिर लोगों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्रॉथल में जाएंगे लोग। मतलब सोच देखिए। तो हमें पहले सोसाइटी को परिपक्व करना है। लॉ तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम सोसाइटी को प्रिपेयर ना करें। अभी हमारी सोसाइटी प्रिपेयर नहीं है इसके लिए। मैम मेरी तो खैर ऑब्जेक्शन इस पे एक ही है, आई एग्री ऑफ कोर्स, सोसाइटी का माइंडसेट जो है वो ये है कि आप इस चीज को प्रूव कैसे करोगे, और वही बात है, अब्यूज कितना हो जाएगा। वही बात है कि जो मिसयूज करना चाहते हैं। लेकिन फिर मिसयूज तो आप हर लॉ का है, किस लॉ का नहीं है? ट्रैफिक रूल्स का भी मिसयूज है। तो क्या आप ट्रैफिक रूल्स नहीं बनाओगे? तो कहीं तो लॉ बना, अब हर लॉ का मिसयूज करना जानते हैं लोग। यहाँ नहीं, वर्ल्ड ओवर ऐसे हैं, क्रिमिनल माइंड है। फिर आप बेटर लॉज कैसे बना सकते हो अगर यही सोच के बैठे रहोगे कि ये इसका मिसयूज हो जाए। एक और रियल केस है, a friend of mine is going through a divorce. He told me he is a good guy. Let's just take my word for it. He has not done anything. अगर किसी औरत को किसी आदमी से डिवोर्स लेना होता है और वो वकील के पास जाती है, उसने मुझे बताया 3 केसेस का बुके होता है, पैकेज है, पैकेज डील मिलती है। पॉस्को भी लगता है, पॉक्सो जो भी है, प्रिवेंशन ऑफ। वकीलों ने पैसा कमाने का काम किया हुआ। बट वो इतने ड्रकोनियन है कि कोई ऑप्शन नहीं है, वो 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं उसको। नहीं, ये वकीलों क्या है, मैं आपको बताती हूँ, यूपी में से सबसे ज्यादा केस आते हैं हमारे पास
हमारे पास, मैं अभी तक बोल रही हूँ एनसीडब्ल्यू के पास, और वहां पे वकीलों ने, ये जॉब है उनका कि वो बाहर बैठे रहते हैं, कोई औरत आई उसको बोलेंगे लॉ में, सेम लैंग्वेज में, सेम हैंडराइटिंग में, सेम हैंडराइटिंग में, कॉपी पेस्ट 50 कंप्लेंट्स लिखी हुई हैं एक ही वकील ने, उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, वो पेमेंट लेते हैं और उसमें सेम चीजें लगा देते हैं, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, इसके फादर इन लॉ ने भी किया, इस मतलब ये सबसे पहले लगाते हैं। तो ये माइंडसेट वकीलों का भी है, क्योंकि पैसा कमाना हमारे देश में सबसे बड़ी चीज हो गई है। अब वो किस तरह से कमाया जाए, वो वे ऑफ अर्निंग नहीं माना जाता, कुछ भी अर्न करना है, क्योंकि इतना प्रेशर है फैमिली में, वकील के ऊपर भी शायद इतना पर कि तू बैठा रहता है, तू इतना नहीं कमा के लाता। अब वो उसने ये तरीका अपना लिया, ये 1.5 करोड़ वाला भी जो पैकेज सिस्टम है, ये हॉस्पिटल में देख लो, चाहे वकीलों का देख लो, हर जगह पैकेज सिस्टम है। आप एंजियोग्राफी कराने जाओ, प्लास्टिक करके बेचते हैं आपको, क्योंकि उनका पैकेज सिस्टम है, उनका टारगेट फिक्स है कि आपको इतने ऑपरेशन करने ही है। समझ गया। मैम एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, आप ऑब्वियसली आपके अंदर एक एक्टिविस्ट तो है ही, एंड यू आर बॉदर्ड बाय दिस, आपने सारा अपना करियर इन इश्यूज पे बताया है। एनसीडब्ल्यू में आप थे, ऑफ कोर्स यू हैव टेकन दैट स्पिरिट नाउ इनटू पॉलिटिक्स, बट मैम रूलिंग पार्टी इज ओवरवेलमिंगली कंपोज्ड ऑफ मेन, आपको ये चीज परेशान नहीं करती? हम तभी तो 33% लाना चाह रहे हैं, रूलिंग पार्टी ने तो काम किया है उस पे, और लाए भी हैं। अब अमेंडमेंट करके उसको 29 से भी लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने नहीं लाने दिया। अगर रूलिंग पार्टी नहीं लाना चाहती तो फिर अमेंडमेंट के लिए क्यों आती? प्राइम मिनिस्टर particularly wants women should come in leadership role, whatever it is। आर्मी में देखिए कितने लोगों को बढ़ाया, आर्मी में सीओ लेवल पे महिलाएं नहीं होती थी, बहुत सारे लेवल, बहुत सारी चीज हुई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हर जगह महिलाएं हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में आज महिलाएं ग्लास सीलिंग्स को तोड़ रही हैं, ओनली बिकॉज आवर लीडरशिप इज दिस। फर्स्ट टाइम किसी प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी, फर्स्ट टाइम किसी ने टॉयलेट्स की बात करी रेड फोर्ट से, फर्स्ट टाइम किसी ने मेंस्ट्रुएशन की बात करी रेड फोर्ट से। ये प्राइम मिनिस्टर ने बात करी तो नीचे ट्रिकल डाउन किया। रूलिंग पार्टी वांट्स विमेन लेड एम्पावरमेंट, नॉट ओनली विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें विमेन को भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, और विमेन करके ही नहीं, एक लीडर की तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपका क्या मैसेज है? व्हाट इज योर मैसेज टू विमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30, married or unmarried, of this country? Firstly, take your own decisions. This is the most important, and I always repeat it. Prepare yourself to take those decisions and stand by them. If you're not prepared, that means if you're not economically independent, you will not be able to take those decisions and stand by them. तो firstly आप वो तैयार हो और उसके इकोनॉमिकली अपने आप को कमाने के लिए लायक बनाओ। That doesn't mean कि everybody will be officer, but skill लो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ इन अ लीगल वे। कुछ भी मत कहो तो मतलब लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी कहो, लीगल वे में, चाहे आप हैंडी क्राफ्ट करो, चाहे आप खाना बनाकर कुछ करो, चाहे आप ऑफिसर बनो, आईएएस बनो, स्टेम में जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, एवेन्यूज बहुत सारे हैं, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू। और शादी के लिए हमेशा ये मतलब तत्पर नहीं रहो कि शादी एक एम है लाइफ का, जी एम नहीं है, दिस इज ऑप्शन। हमें लड़कियों को ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि शादी करनी है या नहीं करनी है, देना क्या पड़ेगा, दैट्स देयर लाइफ। मैंने अपनी बच्चियों को जो कह रही हूँ ना, मैंने वैसे ही पाला है जी। मतलब उनको तब तक मैंने गाइड किया है जब तक वो अपने गाइडेंस लेने, उसके बाद उनकी अपनी लाइफ थी, कब करनी है, किससे करनी है, उनका डिसीजन था। और जब तक उन्होंने अपना पैसा कमाना नहीं शुरू किया, अपनी गाड़ी ले ली, मेरे मतलब हस्बैंड को सिर्फ सूटकेस के साथ आना था उसके घर में, शी हैड एवरीथिंग। अच्छा, ऐसे मैंने अपने बच्चों को पाला है और आज भी इक्वल टर्म्स पे हैं वो अपने
फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, हस्बैंड वाइफ वाली बात होनी नहीं चाहिए, दोस्त है और दोस्त ही रहना चाहिए। जी। मैम आपका व्हाट इज योर मैसेज टू द मेन ऑफ दिस कंट्री इन दैट एज ग्रुप 20 to 35? That be responsible as girls should be responsible, they should be also responsible, and not only run for money, work for the society, be good human being. मैं जैसे लड़कियों को कहूंगी कि लड़कों की इज्जत करो, लड़कों को भी कहूंगी कि लड़कियों की ह्यूमन बीइंग की वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअली। वन शुड थिंक वन सेल्फ ह्यूमन फर्स्ट and then think that I'm an officer, I'm this and that. वो हम नहीं सिखा रहे कहीं पे, हमें वो सिखाने की जरूरत है आज बच्चों को कि ह्यूमन वैल्यूज रखो। What is your message to Gen Z? See, Gen Z is very smart. I think हमसे ज्यादा स्मार्ट Gen Z है। हम लोगों ने जहाँ हम पहुंचे थे मेरे ख्याल से 30 साल की उम्र में, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ वहां पे। तो उनको बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस उनको प्लेटफॉर्म अच्छा देना है, क्योंकि हम ही शायद कहीं फेल होते हैं उनको गाइड करने में। हम जेन जी से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक पैकेज क्या मिलेगा, आपको कहाँ से कमाना है, वो इतने उसमें पड़ जाता है कि चाहे वो किसी तरीके से भी कमाए, उसको उतना लेके आना है। हमें वो एक्सपेक्टेंसी पहले छोड़नी पड़ेगी। जेन जी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही है, और जहां तक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स विमेन या गर्ल है, जेन जी ज्यादा करते हैं। वो जब धीरे धीरे सोसाइटी में घुल जाते हैं ना, उनको वो ट्रिकल डाउन कर जाता है ऊपर से नीचे, वो मेन विमेन वाला। नहीं तो वहाँ इक्वालिटी ज्यादा है, जेन जी में इक्वालिटी ज्यादा है। लड़कियां भी वैसे ही इक्वल सोचती हैं, और लड़के भी उनको ट्रीट वैसे ही करते हैं। इनफैक्ट वी शुड लर्न, द प्रीवियस जनरेशन शुड लर्न फ्रॉम देम कि कैसे जेंडर इक्वालिटी की तरफ वो लोग काम करते हैं। बट हाँ, कि वो जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं ना जेन जी, उसको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। वो सोचते हैं लाइफ इज दिस, लाइफ इज नॉट 18 and 20, लाइफ विल बी बियॉन्ड दैट ऑल्सो। और उसके बाद में जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, वो लॉन्ग टर्म चीजें जो आपके पास होंगी, चाहे आपकी ह्यूमन वैल्यूज हो, फैमिली वैल्यूज हो, वो भी काम करेंगी। तो वो लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचना भी शुरू करें। जी मैम, मैं ये सवाल पूछना ही चाहता हूँ, थोड़ा सा खुराफाती सा ही सवाल है आई गेस, बट व्हाट इज योर मैसेज? काफी खुराफाती सोचते हो मुझे लगता है। इट्स अ हैबिट, फोर्स ऑफ हैबिट। सरकार ने सिखाया मैं, because I was there and you are forced to sort of, your radar have to be sharper. Anyway, so the खुराफाती सवाल is this, what is your message to हरियाणवी men? आप हरियाणा से हैं, we know that the epicenter of patriarchy, if there is one, I think, I don't know, might be exaggeration, is there. What would you say to them? I think इसको exaggerate कर दिया गया है कि हरियाणवी में, हाँ ठीक बात है कि हरियाणा में ऐसा था, लेकिन जब से उनकी बच्चियां अच्छा करने लगी हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में, उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। जी। आज हरियाणा की लड़कियां देखो कितना अच्छा कर रही हैं, किसी भी फील्ड में हो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, अभी भी उनका ये माइंडसेट, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ यंग बच्चे भी कह रहे हैं, हरियाणा के ही बच्चे की लड़की ने जीन्स पहनी है तो उसका रेप तो हो ही सकता है ना। मतलब वो इस तरह से सोच रखने वाले भी हैं। वो ऐसे घूरते हैं मैम, मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आई एम अ मैन एंड आई गो देयर बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स देयर एंड वी लिव हियर। वो ऐसे घूरते हैं मैम लोगों को ना, और वो इतने बदतमीज होते हैं, वो इतनी गंदी टीचिंग करते हैं, और वो इतने एग्रेसिव होते हैं। सारी सोसाइटीज में, प्लीज डोंट से हरियाणवी मेन ओनली डू, ये हर सोसाइटी में शायद वो ओवर रिप्रेजेंटेड है वहाँ, पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं है, ये हर सोसाइटी में है, हरियाणा में भी है। और हरियाणा में पहले ये सोचा जाता था कि लड़कियां को पैदा ही नहीं होने देना चाहिए। हाँ। अब वो उसी से है, क्योंकि लड़कियां इतना सफर करती हैं कि वो सोचते हैं कि पैदा ही नहीं हो तो सफर भी ना करेंगी। अब वो चेंज हो गया, अब लड़कियां उनका नाम कमा के दे रही हैं, उनके घरों में रोजी रोटी का भी जरिया बन रही हैं। जब वो कमा के लाती हैं तो फैमिली की लाइफ भी बेहतर होती है, जॉब्स में भी जा रही हैं, पॉलिटिक्स में भी आ रही हैं। अब वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा नजरिया, जो पूरा नजरिया सोसाइटी का, वैसा हरियाणा में भी है। 21-19 का फर्क हो सकता है कि वहां पे इस तरह की सोच है,
लेकिन मैं हर विलेज में जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ। और पहले भी एज अ यंग, आई स्टार्टेड माय जर्नी इन पॉलिटिक्स, आई वाज 32। तो तब से मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि उस टाइम बहुत इक्का दुक्का महिलाएं होती थी तो थोड़ा ऑकवर्ड था। आज बहुत सारी महिलाएं हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा महिलाएं आए, ताकि स्पेस जो है वो वैसा हो जाए कि तब नहीं होता। जब ज्यादा महिलाएं होती हैं फिर नहीं आदमी ऐसे बिहेव करते। मैम, लेट अस कम टू योर स्टोरी। आपने कहा आप 32, यू 32 व्हेन यू स्टार्टेड द पॉलिटिकल जर्नी। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? व्हाई डिड यू डू ऑल ऑफ दिस? I was very young when I wanted to change the society. During emergency, I was 9-year-old. Oh. I saw a lot of atrocities around me. My father was from RSS, जो दो he was in center government, लेकिन वो शाखा वाखा में जाते थे। मैंने देखा किस तरह छुप छुपा के जाना होता था उनको। फिर मेरी मदर को लंबी लाइंस में राशन के लिए खड़ा होना था। उन दिनों बहुत कम, आप तो लोग छोटे हो, आपको नहीं पता कि राशन कार्ड होते थे इतना? राशन कार्ड होते थे, नहीं मिलता था। ऑयल, एक बार तो घी ऑयल खत्म हो गया था। फॉरेन कंट्री से एक येलो सा घी आता था, वो हम लोग यूज करते थे। बहुत बड़ी, चीनी नहीं मिलती थी, वो राशन चीनी ही मिलती थी। ये सब देखकर लगता था चेंज करना है। और देहरादून में पली बड़ी तो ईव टीजिंग बहुत थी वहां पर। अच्छा। आई यूज्ड टू स्टैंड देयर एंड फाइट विद दोज पीपल। मेरी माँ को बड़ा मुश्किल होता था मेरे साथ जाना, कि मैं हर जगह लड़ने खड़ी हो जाती हूँ। वो कहती थी चुपचाप चल, मेरे हाथ पकड़ के, तो वो मैं नहीं करती थी चुपचाप चल के। मेरा एक साइकिल होता था, और मैं पूरे देहरादून में घूमती थी अपने साइकिल पे। तो मतलब मेरी फ्रेंड्स की मदर्स भी मेरे साथ अपने बेटियों को, जो मेरी फ्रेंड्स होती थी, सेफ समझती थी कि ये जा रही है तो सेफ होगी। Because you were feisty, aggressive. I was there, तो उनको लगता था रात में भी वापस आ रही है तो ये सेफली। पहले मैं उनको छोड़ती थी घर, फिर मैं अपने घर जाती थी। तो मेरे अंदर एक वो था कि मैं सबको पहले मतलब अपने उसमें ले लेती। आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज थी, कह सकते हैं। और जब मेरी आर्मी ऑफिसर से शादी हुई, जब हम एक जगह सेटल हुए, क्योंकि 10 साल तो मैं उनके साथ घूमती रही। Then my children were in school and I thought कि इनको एक जगह एजुकेशन मिलनी चाहिए। और पंचकुला we chose as a residence, we made our residence over there. Then I started my political career from there. And then what happened, ma'am? Did you find that you were able to do the change you wanted after all these years? I found that I had to change myself first. The system changed you. It could not change me that much, but yes, somehow you have to change according to the system. It was a tough journey. It was a tough journey because coming from army background, where a general will stand when a lieutenant's wife will go, coming to a party where men will not give you space anywhere, not for the sitting, otherwise also. It is across party line, and those days it was. And you have to create your own space, not by saying that I am a woman, but by working hard. Because मेरे में कभी ऐसा नहीं था कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी गाड़ी में लेके जाती थी। लोग जब ये कहते थे भाई साहब मुझे वहां ले चलो, भाई साहब ये करो, so I never did that. I said मेरे साथ चलो, and I used to drive. जब एक महिला डिफरेंट हो तो उसको एक्सेप्टेंसी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन फिर यूज टू। आजकल तो आज हर बच्ची यही कर रही है। आजकल मेरे ख्याल से हर महिला इतनी एम्पावर्ड है। पॉलिटिकल उसमें भी वो समय अलग था। उस समय कम लोग इस तरह के थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। एक्सेप्टेंसी में भी एक्सेप्ट भी लोग कम करते थे। आपकी पॉलिटिकल जर्नी में आपका सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस या मोमेंट क्या? कई बार इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि मैं कई बार मैंने बोला मैं नहीं कर सकती और and I can't take it anymore. Is there an incident or an event that you remember or that you would like to share? I would not like to share. There are incidents, but because it is in past and we should not, past को इतना ज़्यादा बाहर नहीं लाना चाहिए। बट हाँ, कई बार मैं थक गई और ऐसा सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। देन अपने में से ही कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको फिर चेयर अप करते हैं, लेके आते हैं। और
अपनी फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड ने कहा यही तो चाहते हैं लोग कि तुम घर बैठ जाओ, हाँ, एंड तुम तो यही कर रही हो, उनकी इच्छा पूरी कर रही हो। यू शुड नॉट, तुम बाहर निकलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये नहीं है कि वो नहीं होते तो मैं नहीं करती। आई नेवर आस्क्ड एनीबडी कि मैं ये करूं या ना करूं, या आई ऑलवेज told my family that I am doing this. you're doing it. And that's what I am telling every young girl, that they don't have to take permission. जहाँ परमिशन लेती है तो वहाँ पे फिर आपकी अपनी नहीं होती सोच। हाँ, आपको कहना है कि क्या करना है आपको। ठीक है, you can discuss with the family, you can take their points, you discussion has to be there, mhm. but final decision should be yours. Was it worth it, the whole thing? Would you do it again? Yes, You would. again and again and again. Hmm. Because I can't see myself sitting at home and doing nothing. I can't. मुझे अगर पॉलिटिकल नहीं भी होगा, आई विल कभी संन्यास भी ले लूंगी तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक लाइफ कम है काम करने के लिए। Ma'am, there are people who other people also been look up to, female leadership, female women in politics की हम बात कर रहे हैं। Of course, you're discussing your, how do you like Priyanka Gandhi? I think she has lot of pressure of family that she has to be in politics, Mm-hmm. and so is with Rahul ji. Mm-hmm. They are not cut for politics. No? No, I don't think. As a human being, I don't know Priyanka ji because I have never. But she seems to be so nice and articulate in the parliament. She's learning well. I can say that. Mm-hmm. Lately, she speaks better than her brother. Who also seems to be all of a sudden, I don't know, flipped over a new leaf all of a sudden, seems to be picking and making all the right noises. Who? Mr. Rahul. If you have heard him speaking in last discussion in parliament, Yes. you would not have said this, Mm-hmm. because that speech of his, when he was discussing about मेरी दादी ने ये कहा, मेरे को डर लगता था बाहर, और वो जो लंबी एक स्पीच दी थी उन्होंने बिफोर saying few relevant words, didn't show that he is a serious politician. Mm-hmm. He can, देखो ऑपोजिशन का काम है अपोज करे गवर्नमेंट का, बट अपोज राइट उस पे करे। He just without thinking he does that. Firstly, his approach towards parliament, the way he walks in the parliament, there is no dress code as such in the parliament, but still there has to be a dress code for a person. So he is a little bit disrespectful to the whole institute. Oh, the whole scenario, the way he sat on the stairs having tea on the stairs, मुझे लगा वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था पार्लियामेंट के तरफ। उनको थोड़ा सा, मतलब ही इज नॉट जेंजी, अराउंड माय एज, मतलब 10 साल भी नहीं है उनका डिफरेंस में ख्याल से, बट वो बिहेव करते हैं जैसे बहुत छोटे हैं। बट वो छोटे भी आजकल बहुत, उनसे बहुत छोटे लीडर्स हैं और बहुत अच्छे से पार्लियामेंट में डिस्कशंस में भाग लेते हैं। बट ऑप्टिक्स अच्छे थे मैम, यू हैव टू एडमिट एज अ पॉलिटिशियन। क्या कि महिलाओं के वो उसको विरोध करना ऑप्टिक्स अच्छे थे? नहीं, वो जो सीढ़ियों पे बैठने वाला जो उन्होंने किया था, एंड हाँ, रील अच्छी बनी, ऑप्टिक्स अच्छे थे। और नहीं तो वो आप लोगों के लिए अच्छे थे, क्योंकि सोशल मीडिया में चलेगा, आपके प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा, तो आपको आपके वो व्यूअरशिप बढ़ेगी आपके चैनल की, या जो भी यूट्यूब में है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन अगर मैं सिर्फ यही सोचती रहूं कि मेरी व्यूअरशिप कितनी है सोशल मीडिया पे, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। फिर तो मुझे रील ही बनाती रहना चाहिए। बट ऐसा है नहीं क्या? इज इट नॉट ट्रू दैट द एंटायर गेम ऑफ पॉलिटिक्स, द चेस बोर्ड हैज मूव्ड टू सोशल मीडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे आप देखना, इररेलेवेंट रील्स मेरी नहीं नजर आएंगी आपको, काम से संबंधित ही। अब वो भी मेरे साथ जो काम करते हैं वो कहते हैं इसको रील में बनाएंगे। मुझे नहीं समझ आता वो रील। मुझे लगता है कि हाँ, पिक्चर्स डाल दी है वो काफी हैं, लेकिन मैं हुई नहीं ऐसी। पहली बात तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि फोटो मैं घुस के फोटो भी नहीं खिंचवा सकती किसी के बीच में। वो आजकल की अनफॉर्चुनेट है कि
काम कम करो और दिखाओ ज्यादा, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सारे सीरियस नेता नहीं करते हैं ऐसा। हाँ मैम, बट इस जनरेशन के तो कर ही रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस राघव चड्ढा, आई वुड से मोर ऑफ अ सोशल मीडिया फिनोमिना देन अ पॉलिटिकल वन। डू यू एग्री? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? आई डोंट नो हिम मच, अभी अभी हमारी पार्टी में आए हैं, आई डोंट नो हिम मच, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। Okay. He happens to be a batchmate of mine. He's a good looking person, maybe that's why. Yeah. Yeah, good looking, and also, but also the political acumen तो he seems to have, social media का acumen तो he seems to have, because followers बहुत ज़्यादा हैं उनके, और वो मुद्दे बड़े, वो यंग हैं, वही जेन ज़ी है सोशल मीडिया पे पूरा, तो वो उनके फॉलोअर्स हैं। Can I ask you your opinion about Mr. Kejriwal, who was also an IRS officer? It's not very high about him. Mm-hmm. When first time he sat with Anna, Mm-hmm. I thought he's fighting corruption. Yeah. I came from Panchkula, took a Shatabdi, came alone, sat with him for 4 days कि हम corruption के against लड़ रहे हैं। You did? And genuinely 4 दिन तक अनशन पे रहे। अच्छा, you did? Yes, and मेरे तरह काफी सभी पार्टीज के लोग उसमें, क्योंकि हमने सोचा ये करप्शन के अगेंस्ट मुद्दा है। हाँ, अक्रॉस पार्टी लाइन लग तो ऐसे ही रहा था। पीपल सैट विद हिम। लेकिन उसने उसकी अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाया, और आम आदमी जो कहता है अपने आप को, वो इतना खास बन गया कि अपने लिए महल क्रिएट कर लिए, अपने लिए गाड़ियां, और अब दिल्ली से खत्म हुआ है तो पंजाब में महल है, वहां जाके बैठ गया, क्योंकि वो पावर हंगरी हो गया। मैम, डू यू थिंक उस टाइम पे जब आप गए थे, क्योंकि आपने तो देखा है सब कुछ, आपको ऐसी फीलिंग आई कि ये प्रीमेडिटेटेड है, कि अपॉर्चुनिटी आई एंड ही जस्ट? अरे मैं आई एम अ मैड पर्सन, इफ यू से कि मेरे को नेशन के बारे में, मतलब अगर आप पैशनेट थे, इतनी पैशनेट हूँ कि भारत के नाम पर करप्शन फ्री बनाने के लिए बहुत कुछ, मतलब मैं कुछ भी महिलाओं के लिए, जहां मुद्दे की बात हो मुझे कहीं खड़ा कर दो। और कई बार लगता है कि यूज भी कर लेते हैं, और मैं यूज हुई उसमें भी। वो चुपचाप 4 दिन तक वहां बैठी रही, लाइक पीछे, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सपोर्ट दैट मूवमेंट। मेरी इंडियन एक्सप्रेस में फोटो थी जब अन्ना ने वो ब्रेक करे सबके, वो तो सबसे पहले महिलाओं में मैं थी उसमें। he broke your fast. हाँ, broke my fast, और हम सोचते थे अन्ना इज अ सच, बट वो क्या हुआ, सारा मूवमेंट फेल हो गया, उसको हाईजेक कर लिया गया। वो लोग जो मेरे सामने थे, वो मिनिस्टर्स बन के इतने साल उन्होंने शासन किया यहाँ पे दिल्ली में बैठकर, किस किस तरह की चीजें, फिर वो शराब का माफिया और ये और वो, ये लोग तो थे कि क्या क्या लड़ रहे हैं उस टाइम। किस हमें लगता था ओ ये अरविंद केजरीवाल तो बहुत बड़ा वो, लेकिन इस तो बहुत शातिर और चालाक निकला इंसान। मतलब इसने तो पूरा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया। वेल, सो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ ईदर साइड, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो थोड़ा स्केप्टिकल ही हूँ पॉलिटिशियंस को लेके, सॉरी टू से दैट, बट दैट्स व्हाई मैं इन्हीं को कहती हूँ, आपकी जनरेशन को और आप जैसे लोगों को कहती हूँ कि आप केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और पॉडकास्ट करोगे, उससे देश नहीं चेंज होने वाला। मैम बताइए क्या करना चाहिए मुझे? You have to be part of the system. How come? Whatever you think is not right, you make it right. So I was not only by talking, but by. So system में तो मैं रहकर आ गया as a civil servant. मुझे तो नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मैं कुछ आप अपना काम करते रहो ना। आप अपने आप ठीक से काम कर पाते थे, आपको भी पैसा ज्यादा कमाना था, आपने अपना वो शुरू कर दिया। अगर आप अपने लिमिट्स में रह के अपना काम अच्छा, एवरीबडी कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एवरीबडी कांट बी प्रेसिडेंट, एवरीबडी कांट बी मिनिस्टर, लेकिन जो भी काम मिला है उसको अच्छे से निभा लो आप। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरे को जो काम मिला मैंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। दैट इज देश सेवा। फिर तो देश सेवा में ज्यादा कर रहा हूँ तब से। अब हो सकता है, आई कांट कमेंट ऑन दैट। But thank you for all the comments that you did make. Thank you. And it was very nice speaking with you. Thank you so much. Thank you so much. Thanks.